दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बच्चों के ऊपर होने वाले यौन शोषण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुराग कुल्लू, चेयरपर्सन दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ सुमित आनंद, रिलेटेड डिपार्टमेंट सेक्रेटरी DSLS और निमिता भंडारी जैसे प्रोफेशनल लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य बच्चों के ऊपर होने वाले बाल अपराध, यौन शोषण, बाल मजदूरी और उनकी शिक्षा को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि आज के समय में जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, तब सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर यौन शोषण के जो मामले हैं वो सामने आए थे। यौन शोषण के जो मामले होते हैं अधिकतर घर से ही उनकी शुरुआत होती है और हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत होती है कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। अगर बच्चों में जागरूकता रहेगी तो इसका शिकार वो नहीं हो पाएंगे। अधिकतर भारत में आज के समय में जो बच्चों की पोर्नोग्राफी मूवी या मोबाइल में सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, कोरोना समय में सबसे ज़्यादा लोगों को पोर्न वेल एड मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया गया था। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये चर्चा करी गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की, जहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और एक पूरा डाटा जो है वो दिया गया कि किस तरीके से जो बच्चों का यौन शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही, चाहे वो NGO हो या दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जाने वाली बच्चों के लिए जो संस्थाएं हैं, और चाहे दिल्ली पुलिस हो, किस तरीके से कार्य कर रही है। इसी को लेकर एक बड़ी चर्चा जो है वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में करी गई। R सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं अंजलि सिंह की एक खास रिपोर्ट R सोनी न्यूज़ पर कि किस तरीके से बाल शोषण का जो बच्चे शिकार होते हैं उनकी किस तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए, और ये सारी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा करी गई, जिसमें कि कई डिपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ जो NGO के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए और एक जो वार्तालाप है वो करी गई, और जिससे कि एक बच्चों को जिस तरीके से एक ठोस जो निजात है वो मिल पाए कि किस तरीके से बच्चों के ऊपर जो यौन शोषण है उसके ऊपर कानून के साथ साथ संस्थाएं किस तरीके का काम करी, उन्हीं को लेकर इस पर चर्चा करी गई। R न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं अंजलि सिंह की एक खास रिपोर्ट। लेके जाएंगे पुलिस वाले के पास, तो जब आप शिकायत लेकर जाएंगे कि इस बच्चे के साथ क्रूरल्टी हुई है CCI में, या इस बच्चे के साथ क्रूरल्टी हुई है किसी और इंस्टीट्यूशन में, दैट इंस्टीट्यूशन कुड बी अ स्कूल, या कॉर्पोरेट पनिशमेंट हुई है और a certain child is being used for militant by the militant groups, the police will register a complaint, an FIR shall be recorded, and the process of collecting evidences, arrests, etc. shall begin. That's the definition of cognizable offense. The non-cognizable offense means that अब आप शिकायत लेकर जाएंगे कि cruelty has been inflicted against a child, the police shall record your complaint. It is bound to any. So what is the Y and Z of the amendment? The most important Y and Z of this amendment, while X got the headline, was an amendment written towards the end of the notification, if you see, which is certain offences, in fact most offences under the Juvenile Justice Act have now been made non-cognizable. There are roughly 12 offences. I'm not going to subcategories. There are roughly 12 offences in the Juvenile Justice Act. Offences such as, example, could be Section 75, cruelty against child. Could be Section 82 of corporal punishment. Could be Section 83, which relates to use of children for militant groups or similarly situated purposes. All these offences, by this sector, I'm still learning and beginning to understand. I think so. Rest of the panelists are actually the experts who will be able to articulate specific issues with respect to the domains that we are here to discuss. You know, हमारे increasingly कहावत हो गई है कि दिल्ली में 3 चीजें हर जगह प्रेजेंट हैं, तो भगवान, एक पोल्यूशन और एक खाका जी हर जगह प्रेजेंट है, and for all the good reasons. So he is present here also. He is not only a very good administrator, but he also has very sound understanding of the law. And I hope with presence of Sumit ji on stage, we'll be able to understand better some of the issues that relate to child sexual abuse. But more important, let me come. पूरा टाइप किया और उनकी 20 लोगों की टीम हर रोज दिल्ली में तो
कोई ऐसा चिल्ड्रन होम नहीं है जहां पे चिल्ड्रन होम के बच्चों के साथ उनके स्टाफ के साथ 1-to-1 काउंसलिंग का काम किया है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत छोटी सी कोशिश है, लेकिन आने वाले समय में जनवरी से हम लोग और दूसरे हमारे जो सिविल सोसाइटी के साथी हैं उनके साथ 20 राज्यों में और 100 जिलों में ये चीज हम फोकस करेंगे। अभी 5,000 केसेस हैं और 100 जिले हैं। अभी हम और जिले बढ़ाएंगे और करीब हम 50 ऐसे सिविल सोसाइटी के अलग अलग साथी हैं जो अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं बच्चों के लेकर? आज का जो सेशन है वो बाल यौन शोषण के प्रति विरोध है। एक जो हमारी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो एकत्रित होकर के ये आवाज़ उठा रही हैं कि बाल यौन शोषण की रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसमें हमें सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का सहयोग चाहिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कंसल्टेशन है उस मामले में, क्योंकि क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से अपनी तरीके से इस चीज़ को डील करते हैं। पॉक्सो है, पर किस तरह से पॉक्सो के अधिनियम फॉलो किए जाते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए और कैसे हमें उनमें से बच्चे को जस्टिस दिलाना चाहिए, इस बारे में हमारी सोच रहेगी आज के इस सत्र में। अच्छा, नेशनल ब्यूरो क्राइम की अगर बात करें तो एक साल का अगर डाटा बात करें तो कितना बढ़ा है और क्या घटा है, तो उसके बारे में मुझे बताएं। देखिए, लॉकडाउन में तो इसमें ये मानना है कि जो ऑनलाइन पोर्नो दिखाया जा रहा था उसमें करीब 95% बढ़ोतरी हुई एक ही दिन में। और आप जान सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्राइम चल रहा है बच्चों के प्रति वो तो बहुत ही भयानक है। पर उसके अलावा क्योंकि लॉकडाउन हुआ उसमें जो रोज़गार था लोगों का वो ख़त्म हो गया, बच्चे अकेले पड़ गए, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ गई। चाइल्ड मैरिज अपने आप में बाल विवाह एक बड़ा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है मेरा मानना है। और इसके अलावा भी बच्चे अकेले थे, वो अपने ही घर में अपने ही लोगों का शिकार थे। तो बढ़ोतरी तो हुई है, एविडेंस इतना क्लियर नहीं है कि कितना, पर बहुत बढ़ चुका है। is taking place right अभी तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंसल्टेशन है। फ़िलहाल तो दिल्ली स्टेट लेवल का है, बट एक नेशनल कंसल्टेशन भी हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है क्योंकि ये जो क्राइम है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का, ये बहुत गंभीर क्राइम है। ये एक बच्चे के अगेंस्ट क्राइम नहीं है, ये हमारी पूरी सभ्यता, हमारे पूरे समाज के खिलाफ है। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि ये कितना फैला हुआ है, कोविड का इस पे क्या असर हुआ है। और ये ऐसे कंसल्टेशंस करके जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, NGOs, मीडिया सब कोई अलग अलग भाग के हिस्सा ले रहे हैं। मेरी उम्मीद है कि इस कंसल्टेशन से हमको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। एक नेशनल लेवल पेपर की बहुत ज़रूरी है। ये एक वाइट पेपर होना चाहिए कि कितने ऑनलाइन सेक्सुअल इमेजेस हैं बच्चों के, किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किस तरह ये बढ़ रहा है, कौन ये कर रहा है, ये इनके माँ बाप खुद शामिल हैं कि बाहर के लोग शामिल हैं। ये सब हमारे सामने आ जाना चाहिए ताकि हम इससे लड़ सकें। तो मैम, आप लगातार मीडिया से खुद भी जुड़ी हुई जी। इस तरीके का स्पेस नहीं मिल पाता है मीडिया में, जो बड़े बड़े एंगल होते हैं, स्टोरियाँ होती हैं, उनको मिलता है, और इस तरीके के चाइल्ड सेक्सुअल की चीज़ें नहीं आ पाती। क्या कहेंगे संस्थानों को? ये हमारे देश का सबसे बड़ा स्टोरी है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? बच्चों को जब सेक्सुअल अब्यूज़ किया जा रहा है, ये ऑनलाइन आ रहा है। NCRB खुद, गवर्नमेंट की डेटा खुद हमें बता रही है कि पिछले एक साल में 400% का इंक्रीज़ हुआ है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। इससे बड़ा स्टोरी क्या हो सकता है? हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, फंडिंग, रिसोर्सेज के प्रॉब्लम है, बट सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है इंडिफरेंस। अगर हम ये स्टोरीज़ पढ़ के हमारा अगर खून नहीं खौलता है तो किससे हमारा खून खोलेगा? क्या पर्पस बात और कितना बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? आज के इस प्रोग्राम का पर्पज़ यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी NGOs हैं,
जो सब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं वो सब एक साथ एक मंच पे एक जगह आके एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम करें, सब अलग अलग आइसोलेशन में काम ना करें बल्कि एकजुट होकर बच्चों के लिए काम करें, जिससे बच्चों तक ग्राउंड लेवल पे पूरा लाभ पहुंच सके। तो ये आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना। इस तरीके से जो माधुरी जी के द्वारा ये कार्य कराया जा रहा लगातार, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से और लोगों को जोड़ा जाए? जी, ये बहुत अच्छी पहल है जो माधवी जी के द्वारा की गई है, और मैं चाहता हूँ कि माधवी जी जैसे लोग और इस सामने आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके माधवी जी के साथ जुड़ें, ताकि क्योंकि हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम ये काम कर रहे हैं, वो देश के बच्चे हैं, वो देश की धरोहर हैं। आने वाले समय में हम आज उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो आने वाले समय में यही बच्चे हमारे देश को आगे प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब लोग मिल के एक पहल करें इन बच्चों के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाने के लिए। आज का जो सेशन था उसके बारे में बताएं, किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आप लोग बच्चों के लिए काम करेंगे? ये आज का जो ये पूरा सेशन है, ये एक NACG है, नेशनल एक्शन कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जो कि पूरे भारत में है और इसको भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है इस नेटवर्क को। उनमें दिल्ली स्टेट चैप्टर ने आज ये एक बहुत अच्छा कंसल्टेशन, खासकर जो बाल यौन शोषण है और उससे जो विभाग हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आज दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी हुई, इसमें स्टेट लीगल अथॉरिटी की नुमाइंदगी हुई, NGOs हैं, मीडिया हैं, चाइल्ड लाइन है। तो मैं समझता हूँ अपने आप में एक संपूर्ण वो लोग हैं जिनको इस पे काम करना चाहिए। हम लोग इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और जो भी इसकी फाइंडिंग्स होंगी वो दिल्ली सरकार को देंगे। अगर दिल्ली में अगर बात की तो दिल्ली पुलिस का कहीं ना कहीं बहुत ढीला रवैया रहता है। अगर इस तरीके की अगर चाइल्ड सेक्सुअल चीज़ें आती हैं, ना मीडिया को पता चल पाता, ना NGO को पता चल पाता। कैसे आप लोग को डाटा निकालेंगे, कैसे लोगों तक पहुँचेंगे और कैसे जागरूक करेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में? दिल्ली पुलिस का डेफिनेटली एक बड़ा रोल है इसमें, और क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक विभाग है जो इस बारे में अब बात कर रहा है, तो उनके भी DCP साहब को हमने बुलाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अभी आएंगे और दिल्ली पुलिस के साथ डेफिनेटली ये बात को भी रखा जाएगा कि जो डेटा है, क्योंकि फाइनली दिल्ली पुलिस ही है जो इस पूरे विषय को हैंडल करेगी क्राइम के एंगल से, तो निश्चित रूप से उनकी भी पूरी योगदान लिया जाएगा। क्या चाइल्ड अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन पे आप उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? ये चाइल्ड अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ और सिर्फ ये सेक्सुअल अब्यूज़ की नहीं बात होती। बेहद आवश्यक ये है कि हम ये देखें कि हमारे समाज के अंदर बच्चे क्या वो सुरक्षित महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। और अक्सर हम बात करते वक्त ये भूल जाते हैं कि बच्चों की शिक्षाएं किस प्रकार से होती हैं और उनको शिक्षाएं किस प्रकार की दे सकते हैं, किस प्रकार के संरक्षण देने की आवश्यकता होती है। हम शायद बहुत बार कानून के जो प्रक्रियाएं हैं या जो विधि विधान जो प्रावधान है, हमारा सारा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है और जिसकी वजह से बच्चे वहाँ भी एक तरह से, मुझको ऐसा लगता है कि वो एक अज्ञात परिस्थिति में होता है। उनको शायद समझ में नहीं आता है कि कोई कुछ जो चल रहा है वो किस लिए चल रहा है। और इसलिए मेरा जो व्यक्तिगत अपनी सोच है कि बच्चों के साथ यदि हमें कोई काम करना है तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ हमारी वार्तालाप, हमारा संवाद वो कैसा है, वो उसमें उसके जो कंटेंट्स हैं वो किस प्रकार से हैं और क्या वो उसके फ़ायदे के लिए हैं या नहीं है। और उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का संवाद नहीं होता, लेकिन जितने लोग उससे कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो परिवार के साथ है, वो समाज में निकलता है, वो किसी विद्यालय के अंदर में है या फिर वो किसी संस्थाओं में है या फिर वो किसी के साथ किसी संपर्क में है, हमारा संवाद उसके जीवन को निखारता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुझको लगता है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने सारे जो जिम्मेदारियां हैं, अपनी उत्तरदायित्व है, उसके अंदर अपने संवाद के पूरी तरीके को हम बदल दें, ताकि बच्चे सबसे पहले हमें स्वीकारना तो सीखें। आज की परिस्थिति में क्या है, कोविड में हमने क्या सीखा कि हर किसी को घर में बंद कर दिया। आपने बच्चों को भी देखा, बच्चे भी अपने अपने कमरे में बंद हो गए, उनके साथ वार्तालाप बंद हो गया, वार्तालाप के साधन उसके लिए बदल गए, सारी सिस्टम अब ऑनलाइन हो गई। जब वार्तालाप के अंदर व्यक्ति विशेष उनके साथ में अगर सौम्यता, सौहार्द और उसके साथ अपनापन नहीं दिखा सकते और यदि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो उसकी सोच अपने आप जो भी परिस्थितियां उसको प्रभावित करती हैं उसके अंतर्गत वो तैयार होता है या प्रभावित होता है। और यही वजह है कि आपने अभी सुना भी होगा और अक्सर हम ये बातचीत करते हैं कि कोविड के दौरान बच्चों का जो शोषण है उसकी घटनाएं बढ़ गईं।
अब ये कैसे हो गया जहाँ पर लोग कम हैं, आपस में मिलना कम है और ये घटनाएं ज़्यादा हो गई। बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों को साथ में रखने के लिए, बच्चों को अपनापन देने के लिए उसके साथ हमारा और आपका एक गुणवत्तापूर्ण संवाद की बेहद आवश्यकता है। और इसमें मुझको लगता है कि सरकार और जो सामाजिक संगठन हैं उनको मिलकर बच्चों के हित को ध्यान में रखकर कानून के जो प्रावधान है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से उसको उसकी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक यही होगा कि हम साथ मिलके ये सोचें कि जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं क्या वो उस बात से अवगत है। जैसे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि हम लोग अक्सर बातचीत करते हैं गुड टच एंड बैड टच शिक्षा देने के लिए बच्चों के लिए कि गुड टच और बैड टच क्या है, ये किसी को बताना और उस बच्चे के जो दिमाग की परिस्थिति है क्या वो समझ पा रहा है या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये सूचना है, क्या सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है कि ये करना है ये नहीं करना है, या फिर निर्णय लेने की क्षमता है अपने आप को सुरक्षित रखने के, गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए। और इसीलिए मेरा बार बार फोकस इसी बात पे जाता है कि हमारा व्यवहार और संवाद इस प्रकार का हो जहाँ पर बच्चे को अपने आप ये बात उसके व्यवहार के अंदर आ जाए, जहाँ वो समझ सके कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ या जो मेरे साथ किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है उसका गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या हो सकता है। यदि परिणाम के विषय में हम उसको अगर थोड़ा सा संवेदनशील बना दें, जिसके विषय में वो सोचना प्रारंभ कर दे, तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हो पाएगी और बच्चों से अच्छा संबंध बन पाएगा, एक अच्छा वातावरण बच्चों के लिए हम उत्पन्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।